हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की NCERT इकोनॉमिक्स का ग्रामीण विकास का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे धारणीय विकास और जैविक कृषि के बारे में। और इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि NCERT अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो NCERT को समझना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं धारणीय विकास के बारे में। देखिए, धारणीय विकास होता क्या है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ऐसा विकास, ध्यान रखेंगे, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी, जो अभी पीढ़ी चल रही है, ठीक है, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसे करे ना कि जो भावी पीढ़ी यानी कि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े, और इसे ही कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, ये जो सतत विकास है ना, इसको हासिल करने के लिए 2015 में मैं आपको बताऊं, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सतत विकास लक्ष्य प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इसमें 17 गोल्स और 169 टारगेट्स बनाए गए थे, ठीक है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में ना जाते हुए हम बुक के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसे थोड़ा रब कर देती हूँ, बढ़ते हैं आगे। देखिए, कुछ वर्षों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूकता का प्रसार हुआ है। भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरीके से रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों पर आधारित है, और ये जो विषाक्त तत्व है यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट है, हमारी खाद्य पूर्ति और जल स्रोतों में निःसरित हो जाते हैं और हमारे पशुधन को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही इसके कारण ना मृदा यानी कि हमारी जो मिट्टी है, इसकी उर्वरता क्षीण हो जाती है, इसकी प्रोडक्शन जो है क्षीण हो जाती है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। यानी कि विकास की ये जो धारणीयता है, सस्टेनेबिलिटी है, ये पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी विकास के प्रयास अनिवार्य हो गए हैं। और ऐसी एक प्रौद्योगिकी को कहा जाता है क्या? जैविक कृषि। अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो जैविक कृषि जो है खेती करने की ऐसी पद्धति है जो कि क्या करती है, पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन भी करती है, ठीक है। विश्व भर में ये जो सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैविक विधा से उत्पादित खाद्य पदार्थों की मांग की वृद्धि हो रही है। अब इसके फायदे क्या हैं ये भी देख लीजिए। देखिए, जैविक कृषि जो है महंगी आगतों, संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इसके स्थान पे स्थानीय रूप से जो बने जैविक आगत है ना, इनके प्रयोग पर निर्भर होती है। ये आगत सस्ते रहते हैं और इसी कारण इन पर निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। विश्व बाजारों में जैविक कृषि उत्पादों की ये जो बढ़ती हुई मांग है ना, इसके कारण इसके निर्यात से भी अच्छी आय हो सकती है। और अनेक देशों के अध्ययन की मैं आपको बताऊं बात, तो इससे सिद्ध हुआ है कि जो ये रासायनिक आगत है, इनसे उत्पादित खाद्य की तुलना में ना जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों के पोषक तत्व भी अधिक होते हैं। यानी कि जैविक कृषि हमें अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। अब चूंकि जैविक कृषि में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होता है, तो भारत जैसे देश जो है यह अधिक आकर्षक होगा, क्योंकि हमारे भारत में जो है जाहिर सी बात है कृषि में मेहनताना लोग ज़्यादा करते हैं। अंततः ये उत्पाद जो है ना विषाक्त रसायनों से मुक्त और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीयता विविध जो है विधियों द्वारा उत्पादित होते हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में जैविक कृषि विधि से उत्पादित कपास, 1995 की बात है, प्रकृति नामक एक गैर सरकारी संगठन के किशन मेहता ने ये सुझाव दिया कि रासायनिक कीट का सर्वाधिक प्रयोग करने वाली कपास की खेती भी जैविक विधि से हो सकती है। तो नागपुर के केंद्रीय कपास शोध संस्थान के निर्देशक ने अपनी अति प्रसिद्ध टिप्पणी की, क्या आप सारे भारत को वस्त्र विहीन कर देना चाहते हैं? और इस समय तक के 130 किसान 1200 हेक्टेयर भूमि में अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ के मानकों के अनुरूप जैविक विधि से कपास उगाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं। और इनके उत्पादन को ना जर्मनी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एग्रेको ने परीक्षण के बाद उच्च कोटि का पाया है। और किशन मेहता का ये भी कहना है कि भारत के 78% किसान 0.8 हेक्टेयर के छोटे खेतों के स्वामी सीमांत किसान ही हैं, और इसकी समस्त भूमि देश की कृषि का 20% है। और दीर्घ काल में ऐसे किसानों के लिए मौद्रिक और मृदा संरक्षण की दृष्टि से जैविक कृषि ही अधिक लाभकारी सिद्ध होगी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए ना नई विधियों का प्रयोग जो है किसानों की इच्छा शक्ति और जागरूकता की आवश्यकता है। जैविक कृषि संवर्धन के लिए उपयुक्त नीतियों के अभाव के साथ साथ ना उनके विपणन यानी कि मार्केटिंग की समस्या पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये समस्याएं इस विधि को प्रोत्साहन देने में बाधक है। सॉरी फॉर द इंटर यानी कि बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे अपनाना कठिन होगा। यही नहीं, जैविक उत्पादों के रासायनिक उत्पादों की अपेक्षा शीघ्र खराब होने की भी संभावना रहती है। बेमौसमी जो है यानी कि बिना मौसम की फसलों का जैविक कृषि में उत्पादन बहुत ही सीमित होता है। फिर भी ये जो जैविक कृषि है ना, धारणीय कृषि के विकास में सहायक है, और भारत तो निश्चय ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए इसका उत्पादन कर लाभान्वित हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं के जैविक कृषि विधि का उपयोग कर उत्पादन करना सस्ता होगा? बिल्कुल होगा। आप जहाँ पे डीडीटी, मिथाइल, ये सब चीज़ों का जो है उर्वरक का यूज़ करते हैं, वहीं आप अगर गोबर, ठीक है, और जो है जली हुई राख, इन सब का उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सस्ता होगा ही होगा, क्योंकि हम अपने घरों में यूज़ ये जो सब्जियां वगैरह निकलती हैं, फल वगैरह के छिलके निकलते हैं, इन सबको जो है फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग करेंगे, तो एज़ यूजुअल ये सस्ता ही होना है। निष्कर्ष, अच्छा देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ापन बना ही रहेगा, और आज ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक प्रकार के उत्पादन कार्यों की ओर उन्मुख कर वहां एक नए उत्साह और स्फूर्ति का संचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। ये कार्य हो सकते हैं डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी उत्पादन, ग्रामीण उत्पादन केंद्रों और शहरी बाजारों के बीच संपर्क सूत्रों की रचना, और इस प्रकार कृषि उत्पादन में लगे निवेश पर अधिक प्रतिलाभ जो है अर्जित करना संभव हो पाएगा। यही नहीं, आधारिक संरचना जैसे साख और विपणन, कृषक हित नीतियां, कृषक समुदायों और राज्य कृषि विभागों के बीच निरंतर संवाद और समीक्षा इसी क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में सहायक है। आज जो है हम पर्यावरण और ग्रामीण विकास को दो पृथक पृथक विषय मानकर व्यवहार नहीं कर सकते हैं। नई पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी विकल्पों के आविष्कार की प्राप्ति भी आवश्यकता है इनकी भी, ताकि विभिन्न परिस्थितियों का सामना होने पर ना हम भी धारणीय विकास की ओर अग्रसर हों। और ये जो विकल्प हैं, इनमें से प्रत्येक ग्राम्य समुदाय अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप चयन कर सकता है, और हमारा पहला काम तो सभी उपलब्ध विधियों में से सर्वश्रेष्ठ की पहचान करना, उसे चुनना ही होगा। ठीक है, ताकि ये जो है व्यवहारिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया को और गति प्रदान की जा सके। अब आइए लगाते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? ग्रामीण विकास से जुड़े मुख्य प्रश्नों को स्पष्ट करें। देखिए, ग्रामीण विकास एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है जो कि एक ग्राम के यानी कि गांव के चहुमुखी विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी क्षेत्रों पर केंद्रित है। ठीक है, बात करूं मैं अगर आधारिक संरचना के विकास, तो ये जो है ग्रामीण का प्राथमिक प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है ये भी देख लीजिए। साख सुविधाओं की व्यवस्था, ठीक है, ग्रामीण बाजारों का विकास, इनके शहरी बाजारों के साथ एकीकरण, परिवहन, संचार, ठीक है, उत्पादन और घरेलू इकाइयों में बिजली की उपलब्धता, सिंचाई के स्थायी साधन का विकास, कृषि अनुसंधान। दूसरा है मानव पूंजी का निर्माण। तो ये जो है कैसे, देखिए, शिशु मृत्यु दर, निर्धनता, निरक्षरता, बेरोजगारी, जीवन प्रत्याशा में कमी, पोषक स्तर में कमी, शहरी क्षेत्रों से आगे है यहाँ पे। तो ये बात स्पष्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्र मानव पूंजी निर्माण के लिए कराह रहे हैं, मानव पूंजी निर्माण के लिए। ठीक है, तीसरी चीज, निर्धनता उन्मूलन। अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक इलाके में उत्पादन संसाधनों की पहचान की जाए और गैर कृषि गतिविधि के विकास के लिए उन्हें विकसित किया जाए। चौथी चीज, भूमि सुधार। भूमि सुधार को ज़्यादा समानता पूर्वक पुनर्वितरित करने के लिए उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास में साख के महत्व पर चर्चा करें। देखिए, कृषि की फसल की बुआई और आय प्राप्ति के बीच एक बहुत बड़ा लंबा अंतराल है। किसानों को ऋण की बहुत ज़रूरत होती है। किसान को बीज, उर्वरक, औजार के प्रारंभिक निवेश, अन्य पारिवारिक व्ययों के लिए जो है, जब वे मौसमी बेरोजगार होते हैं तो धन की आवश्यकता होती है। यानी कि साख जो है एक मुख्य कारक है जो ग्रामीण विकास में योगदान देता है। यानी कि संस्थागत स्रोत उपलब्ध नहीं होंगे तो किसान गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेगा, और जिससे ऋण की और इस तरह के उत्पादन की लागत बढ़ेगी।
अगला क्वेश्चन है, गरीबों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने में अति लघु साख व्यवस्था की भूमिका की व्याख्या करें। देखिए, आप ये देखिए, स्वयं सहायता समूह समूह यानी कि SHG, जिसे अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है, ठीक है, एक बहुत ही उभरती हुई घटना है ये। पहली तो ये कि स्वयं सहायता समूह जो है ग्रामीण परिवारों में जो है बचत को बढ़ावा देती है। दूसरी चीज, ये जो स्वयं सहायता समूह है, ये ऋण औपचारिक ऋण की तुलना में बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये बिना कुछ गिरवी रखे ब्याज देती है एक सामान्य दर पे, ठीक है। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो मार्च 2003 तक ना 7 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह कार्यशील हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए किए गए प्रयासों की व्याख्या करिए। देखिए, बहुत सारी व्याख्याएं हैं। पहली व्याख्या तो यह है कि बाजारों का विनियमन हुआ है। पहला कदम व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन दशाओं में है, ठीक है। कुल मिलाकर ये जो नीति है, किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को इससे लाभ हुआ है। दूसरी चीज, भौतिक आधारित संरचना का प्रावधान किया गया है, ठीक है, यानी कि सड़कों, रेल मार्गों, भंडार गृहों, गोदामों, शीत भंडारण, प्रसंस्करण, ठीक है, इन सब भौतिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनका प्रावधान किया गया है। तीसरी चीज, सहकारी विपणन। अब सरकार के तीसरे उपाय में सहकारी विपणन को शामिल किया गया है, ठीक है। गुजरात और अन्य देश में ना दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों ने ग्रामीण अंचल के जो है सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य का जो है कायाकल्प कर दिया है। चौथी चीज, नीतिगत साधन, चौथा उपाय है ये, ठीक है, यानी कि कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत का निर्धारण करना, भंडार का रखरखाव करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्नों का वितरण करना, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, मैं जरूर उसे क्लियर करूंगी। आगे बढ़ते हैं। आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कृषि आप सभी को पता है कि एक मौसमी गतिविधि है, ठीक है, मौसम वाइज होती है और इसे अन्य गतिविधियों के द्वारा पूरक बनाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, आजीविका के लिए पूर्णतः खेती पर निर्भर रहने में ना बहुत खतरा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ की कृषि जो है मानसून डिपेंडेंट है। भाई मानसून अच्छा हुआ तो ठीक बात, मानसून ज़्यादा हुआ तब भी बुरी बात, मानसून नहीं आया तब भी बुरी बात, ठीक है। ये ग्रामीण लोगों की अनुपूरक लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आय के उच्च स्तर द्वारा निर्धनता उन्मूलन में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण विकास में ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था की भूमिका के आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। कैसे करते हैं ये भी देखिए, बैंकिंग प्रणाली का तेजी से विस्तार हो रहा है, ठीक है, आय और रोजगार के पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हरित क्रांति के बाद देखिए, ऋण सुविधाओं ने किसानों को अपनी उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण की विविधताओं का लाभ उठाने में मदद की है, ठीक है। लेकिन निम्नलिखित समस्याओं का भी इसमें सामना किया जा रहा है। पहली समस्या, बात करते हैं पहली समस्या की, तो अपर्याप्तता, यानी कि देश में जो उपलब्ध ग्रामीण साख है इसकी मात्रा उसकी मांग की तुलना में बेहद अपर्याप्त है। दूसरी समस्या ये है कि अपर्याप्त राशि की मंजूरी मिलती है, यानी कि किसानों के लिए मंजूर ऋण की राशि भी अपर्याप्त है। तीसरी चीज, संस्थागत स्रोतों के अपर्याप्त कवरेज है। चौथी चीज, बढ़ती देय राशि, यानी कि कृषि ऋण का जो अति देय है इसकी समस्या बहुत सोचनीय है, ठीक है। और परिस्थिति सुधार करने के लिए देखिए क्या करना होगा कि बैंकों को अपना दृष्टिकोण केवल उधारदाताओं से बदल कर ना बैंकिंग संबंधों के निर्माण के रूप में बनाया जाना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहूँ कि किसानों को बचत और वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, कृषि विपणन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में जो है उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण, वितरण, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और भारतीय कृषि ना बाजार जो है अक्षम और कुछ हद तक आदिम काल के हैं और न्यूनतम समर्थन कीमत जो है गेहूं और चावल के पक्षों में पक्षपाती है। व्यवसायीकृत भारतीय कृषि ने संसाधनों के पूर्ण क्षेत्रों के अधिक लाभान्वित किया है, ठीक है, और पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफी हद तक व्यावसायिक रूप में कार्य ही नहीं कर रही हैं। अगला है कृषि विपणन प्रक्रिया कुछ हद तक बाधाएं बताइए। बहुत बाधाएं ही बाधाएं हैं भैया। पहली बाधाएं तो ये है कि कृषि बाजार पर अभी भी निजी क्षेत्रों का प्रभुत्व है, केवल 10% सहकारी समितियों को मिलता है इसे, ठीक है। दूसरी दिक्कत,
उचित भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तीसरी दिक्कत, आज भी बारहमासी सड़कों की कमी है। बरसातों में देखिए सड़कों का क्या हाल होता है भैया। चौथी दिक्कत, भारतीय किसानों के बाजार की जानकारी और सूचना की कमी है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमी है भाई। भले चाहे जितना अभी विकास हो गया लेकिन अभी भी कमी बरकरार है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विपणन की कुछ उपलब्ध वैकल्पिक माध्यमों के उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। देखिए, प्रत्यक्ष बाजार पहला वैकल्प। देखिए, कुछ ऐसे बाजार शुरू किए गए हैं जिससे किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन कर बेच सके, ठीक है, और मध्यस्थों का अंत हो, यानी कि ये जो बिचौलिए हैं, ये जो इमीडिएटर है, इनका अंत हो। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा अपनी मंडी जो है पुणे में, हाड़सा पार, ठीक है, ये सारी मंडियाँ। दूसरी चीज़, बहुराष्ट्रीय कंपनी और भारतीय कंपनियों के साथ गठबंधन हो, ठीक है। तो बहुत बार ये कंपनी जो है कृषि आदान और कभी कभी फसल बीमा भी उपलब्ध कराते हैं। दूसरी चीज़, वे एक पूर्व निर्धारित कीमत पर जो है आश्वासन देते हैं। तीसरी चीज़, ये किसानों के जोखिम कम हो जाता है इससे और इनका उत्पादन जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम क्रांति और हरित क्रांति में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पहले मैं स्वर्णिम क्रांति के बारे में बताना चाहूँ तो स्वर्णिम क्रांति जो है, हरित क्रांति कब आई थी? 1965 में, ठीक है, और कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए शुरू की गई ये एक रणनीति थी, ठीक है, और जिसके अंतर्गत उच्च पैदावार किस्म यानी कि HYV के बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक, ये सब उपलब्ध कराए गए। और हरित क्रांति जो है हरित क्रांति जो है 1991 से 2003 की अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवधि में बागवानी में नियोजित निवेश जो है अत्यधिक उत्पादन बन गया। अगला क्वेश्चन, क्या सरकार द्वारा कृषि विपणन सुधार के लिए अपनाए गए विभिन्न उपाय पर्याप्त हैं? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, सरकार द्वारा जो विपणन के लिए अपनाए गए उपाय पर्याप्त तो नहीं है। क्यों? देखिए, पहली बात तो भारतीय कृषि बाजार ही अकुशल है, बहुत हद तक आदिम काल के हैं, ये पुराने काल के हैं। दूसरी चीज़, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है गेहूं और चावल का आप देखिए पक्षपाती है। तीसरी चीज़, व्यावसायिक भारतीय कृषि के संसाधन पूर्ण क्षेत्र में अधिक लाभान्वित किया गया है। चौथी चीज़, पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफ़ी हद तक व्यावसायिक रूप से नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विविधीकरण में कृषि गैर कृषि रोजगार का महत्व समझाइए। बहुत महत्व है। पहला महत्व तो ये है कि कृषि प्रसंस्करण जो गतिविधियां हैं, खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियां, चमड़ा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाना, हथकरघा, ये सारी जो है गतिविधियां शामिल है, ठीक है। दूसरा, पशुपालन, तो पशुधन जो है आय की स्थिरता और खाद्य और पोषक तत्वों से जो है सुरक्षा को बढ़ा देता है, ठीक है। तीसरा, मत्स्य पालन। चौथा, उद्यान विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, विविधीकरण के स्रोत के रूप में पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी पर महत्व पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, मवेशियों के पालन से परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है, ये आप सबको पता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण, ये सारी व्यवस्थाएं भी परिवार के लोगों को मिल जाती हैं। आज जो है पशुपालन क्षेत्र में 7 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की आजीविका कमाने का वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं। तीसरी चीज, महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में रोजगार पा रही हैं। अगर मत्स्य पालन की बात करो तो मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू का 1.4% है। सागरीय उत्पादों में मुख्य में जो है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैं, ठीक है। उद्यान की बात करूं अगर तो भारत में आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों के अनेक फसलें उत्पादन आज विश्व में अग्रणी देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी धारणी विकास, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है। टिप्पणी करें। देखिए, सूचना और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सरकार सहज ही जो है खाद्य असुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्रों में समय से अनुमान लगा सकती है और कृषि क्षेत्र में तो इसका विशेष योगदान है। सूचना टेक्नोलॉजी ने जो है उदीयमान तकनीकों, कीमतों, मौसम, विभिन्न फसलों, इन सब के लिए, मृदा की दशाओं के लिए उपयुक्त जानकारी का प्रसारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक कृषि क्या है, इसके धारणीय विकास में किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा। देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि जैविक कृषि जो है प्राकृतिक रूप है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से खाद्यान्न उत्पादन करने की प्रक्रिया, और ये विधि जो है रासायनिक उर्वरक और विषजन्य कीटनाशकों के प्रयोग की अवहेलना करती है।
धारणीय विकास क्या है, जो कि वर्तमान पीढ़ी का यूज करते हुए जो भावी पीढ़ी आ रही है उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित ना हो। यानी कि जैविक कृषि और धारणीय विकास का अर्थ ये बात स्पष्ट है कि यदि जैविक कृषि किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक, विषजन्य कीटनाशक इन सब का प्रयोग नहीं कर पा रही है तो भूमि क्षरण योगदान नहीं दे रही है। अगला क्वेश्चन है, जैविक कृषि के लाभ और सीमाएं स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले लाभ देख लेते हैं। जैविक कृषि महंगी आगतों जैसे संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक इन सब के स्थान पे ना जो स्थानीय रूप से बने जैविक आगत हैं इनके प्रयोग पर डिपेंड करती है और ये आगतें सस्ती होती हैं, निवेश जो है अधिक मिलता है इनमें, इन्वेस्टमेंट जो है करो तो आगत अच्छी मिलती है। विश्व बाजार में जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के कारण इनका निर्यात भी अच्छा हो जाता है। परंपरागत जो है कृषि की तुलना में अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। ये उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है धारणीय है। सीमाएं क्या हो सकती हैं? सीमाएं ये हैं, पहला तो प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की लागत रासायनिक कृषि से उच्च रहती है। दूसरी सीमा ये है कि जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों का प्रयोग कर किसान की इच्छा शक्ति और जागरूकता को जगाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, जैविक कृषि का प्रयोग करने वाले किसानों को प्रारंभिक वर्षों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो समस्याओं का सामना ये करना पड़ा कि प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि का उत्पादन रासायनिक कृषि से कम होता है, तो बहुत ही बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसान इसे अपनाना कठिन होता है उनके लिए। दूसरी दिक्कत यह है कि यह प्रारंभिक वर्षों में उपभोक्ताओं को भी कम प्रचलित होता है। ठीक है, विपणन की सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जनधन योजना ग्रामीण विकास में मदद करती है, क्या आप इससे सहमत हैं? सबसे पहले तो मैं आपको जनधन योजना के बारे में बता दूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMZDY राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो कि वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं यानी कि बैंकिंग और बचत जमा खाते, ठीक है, ऋण, बीमा, पेंशन इन सब को सुनिश्चित करता है। देखिए, खाता जो है किसी भी बैंक शाखा, व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट में खोला जा सकता है। ठीक है, ये जो जनधन योजना है इसमें दस्तावेज की मैं बात ना करते हुए इससे जुड़े लाभ के बारे में बात करूंगी। तो देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये ग्रामीण विकास में मदद करेगा। पहली बात तो जमा राशि में ये ब्याज देता है। दूसरी चीज़, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर देता है। ये कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है इसमें। ठीक है, भारत भर में धन की आसानी से अंतरण हो सकता है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ जो है मिलता है। 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा रहती है। पेंशन, बीमा उत्पादों तक पहुंच है। ठीक है, और इसके अंतर्गत दुर्घटना बीमा के तहत जो है दावा देय होगा। ठीक है, अगली चीज की प्रति परिवार यानी कि प्रत्येक परिवार, मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000 रुपए के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रामीण विकास में ये सहायक है। तो यही समाप्त होता है ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।